नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी वेन आरेख रीजनिंग से संबंधित, और इसमें सारे के सारे प्रश्न ओल्ड पेपर से लिए गए हैं, यानी कि विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे की अन्य परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसका निर्माण मैंने खुद किया है 1 2 3 ट्रिक। और ये भी ट्रिक मेरा ही आविष्कार है जिसका नाम मैंने रखा है हेडिंग ट्रिक। तो इन दो ट्रिकों का प्रयोग करना मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा बकवास न करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लैक लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाइट वाला बैकग्राउंड आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है या सुविधाजनक है, या ब्लैक वाला ये जो बैकग्राउंड है ये आपको देखने में सुविधाजनक है, ताकि उसी पर मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो देखिए प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 की थर्ड मीटिंग में प्रश्न पूछा गया था, बटन पेन और कमीज। तो बटन पेन और कमीज के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? अगर आप वेन आरेख के बेसिक बातें जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने 1 2 3 ट्रिक के बारे में विस्तार से बताया था। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आप थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ सकता है। बटन पेन कमीज, तो देखिए बातें 90% 95% ही सोचना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं जितने बटन होते हैं वो सारे के सारे बटन कहां लगते हैं? कमीज में। अब ये नहीं सोचना है कि कुछ बटन कहीं और भी लगते होंगे, या कुछ बटन तो पैकेट में बंद करके रखे रहते होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। बस ये सोचना है मोटा मोटी सामान्यतः सारे बटन कमीज में होते हैं, यानी सारे बटन कहां होते हैं? कमीज में होते हैं। और पेन जो है, तो पेन ये नहीं कि हम लोग पॉकेट में खोजते हैं, वो जमाना चला गया। पेन खोजते भी होंगे लोग, यानी यहां पे लगाते भी हैं पेन, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, सामान्य बात नहीं है। पेन कुल मिला के कमीज से और बटन से पेन का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा। इसमें क्या चीज, परीक्षा में तो खैर लिखना नहीं होता किस में क्या होगा, बस आपको आंसर बताना होता है, लेकिन आंसर वही बताता है जिसको पता होता है। तो ये हो जाएगा आपका बटन, यानी कि सभी बटन कहां होता है? तो ये बड़ा वाला हो जाएगा कमीज, यानी सभी बटन कमीज में लगे होते हैं। और ये आपका हो जाएगा पेन, जो कि न तो बटन से संबंधित है, न पेन से, न तो कमीज से संबंधित है। तो यानी हमारा आंसर हो जाता है यहां पर डी। अगला प्रश्न है झाड़ू पोछा फर्श क्लीनर। अब यहां पर हम जिक्र करेंगे हेडिंग ट्रिक के बारे में। मैंने बताया था हेडिंग ट्रिक के बारे में बताने के लिए। तो हेडिंग जब हम लोग बचपन में थे, बचपन का मतलब कि जब हम लोग हेडिंग लिखा करते थे, कोई भी चीज हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हेडिंग होता था। जैसे किसी भी बात पर निबंध लिखना होता तो हेडिंग लिखते थे, जैसे किसी भी बात की विशेषताएं या भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो हेडिंग लिखा जाता है। हेडिंग का मतलब भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये क्या है? हेडिंग है। और इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? तो हेडिंग ट्रिक का मतलब यह है कि जैसे हम लोग लिख दे, हेडिंग क्या हो गया? सब्जी। सब्जी आपका क्या हो गया? हेडिंग हो गया। और इस हेडिंग में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सब्जी हेडिंग हो गया, और इस हेडिंग में क्या क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं आलू, प्याज, और उसके बाद करेला, भिंडी, नेनुआ, परवल, सब कुछ लिख सकते हैं। यानी सब्जी हेडिंग के अंतर ये सब कुछ आ सकता है। इसी तरह अगर हम लोग लिख दे जानवर, तो जानवर ये हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं? तो बाघ, शेर, भालू, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ भी हेडिंग बना सकते हैं और उसके अंतर्गत कुछ चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। इसी को मैंने नाम दिया हेडिंग विधि। यानी जब ऐसा लगे कि इन 3 शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो हेडिंग है और बाकी 2 बचे हुए शब्द उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, तो वो हेडिंग विधि होगा। और हेडिंग विधि में ऐसा ही होगा कि एक प्लेट में 2 रसगुल्ला दूर दूर बन जाते हैं, कभी कभी ये पास पास भी हो सकते हैं। तो देखिए फर्श क्लीनर इसमें हेडिंग है। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो पोछा, पोछा भी फर्श क्लीनर है, और झाड़ू, तो झाड़ू भी क्या है? फर्श क्लीनर है। फर्श क्लीनर हेडिंग हो गया, और इसके अंतर्गत झाड़ू, पोछा, कुछ भी लिख सकते हैं जो जो फर्श को क्लीन करता है। तो फर्श क्लीनर हेडिंग है, तो जो हेडिंग है वो बाहर होता है, यानी कि ये हो गया फर्श क्लीनर।
और भीतर वाले में कोई एक झाड़ू हो जाएगा और कोई एक पोछा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब भी लगे कि 3 शब्दों में एक हेडिंग है और बाकी उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, तो ऐसा चित्र बनेगा। इसे रट लीजिए, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला तब बनेगा जब हेडिंग विधि होगा। यानी कह सकते हैं हेडिंग विधि बराबर एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। रसगुल्ला नाम मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको थोड़ा सा खाने पीने वाली वस्तुएं जल्दी भूलती नहीं है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। हेडिंग विधि, जब भी हेडिंग लिखना होगा तो जब आप हेडिंग लिखेंगे तो आपको 2 रसगुल्ला मिलेगा एक प्लेट में। जब भी आप हेडिंग लिखेंगे तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला मिलेगा। और यहां पर ये कभी कभी आपस में ऐसा वाला भी चित्र बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि पोछा और झाड़ू अगर आपस में कोई संबंध नहीं तो दूर दूर रहेगा, और पोछा और झाड़ू आपस में संबंधित होंगे तो ये जलेबी जैसा चित्र भी बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, टीवी, कैमरा, ट्रेन। तो जब ऐसा लगे कि तीनों शब्दों में किसी का किसी से संबंध नहीं है, या अब अगर आपको दिक्कत है तो 1 2 3 ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई टीवी कैमरा नहीं है और कोई टीवी, देखिए कोई टीवी कैमरा नहीं, कोई टीवी ट्रेन नहीं है, और उसके बाद कोई कैमरा टीवी नहीं होता है और कोई कैमरा ट्रेन भी नहीं होता है। यानी इधर से भी सब तरह से रिजल्ट नहीं। अब ट्रेन को पढ़िए, कोई ट्रेन कैमरा नहीं कहलाएगा, कोई ट्रेन टीवी नहीं कहलाएगा। अब इस तरह से आप नहीं सोच सकते कि ट्रेन में कैमरा लगा होता है या टीवी में भी आजकल कैमरा हो सकता है। ऐसा कुछ अपवाद स्वरूप आपको नहीं सोचना, अगर 5% 10% केस में होता भी हो तो। कुल मिला के किसी का किसी से संबंध नहीं हो, या 1 2 3 ट्रिक से पढ़ने पर हर तरफ से नहीं रिजल्ट आए, या सोचने ही पर लग जाए आपको कि तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो 3 अलग अलग वेन आरेख बन जाते हैं। हमारा आंसर हो जाता है डी। और ये सब रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे हुए लेटेस्ट प्रश्न हैं। अब देखिए संगीतकार, वाद्य वादक, वायलिन वादक। तो संगीतकार से हमेशा प्रश्न पूछता रहता है, तो संगीतकार का फंडा सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि संगीतकार होते क्या हैं। तो संगीतकार का मतलब यह नहीं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, केवल जो म्यूजिक बनाता है। जो गाना गा रहा है वो भी संगीतकार है। जो गाना, जो कुछ कोई भी वाद्य यंत्र को बजा रहा है, चाहे वो ढोलक बजाए, हारमोनिया बजाए, सारंगी बजाए, या स्पेनिश गिटार बजाए, या मोहब्बतें फिल्म का जो वाद्य यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, वायलिन बजाए, कुछ भी बजाए वो वाद्य यंत्र, वो संगीतकार ही होगा। संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति संगीतकार कहला सकता है। अब देखिए, अब वाद्य वादक का क्या मतलब होता है, वाद्य वादक। वाद्य मतलब समझिए मोटे मोटी अपनी देसी भाषा में, वाद्य मतलब बाजा, वादक मतलब बजाने वाला, बाजा बजाने वाला। अब वो बाजा क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर वायलिन वादक दिया है, तो यहां पर हमारा संबंध कैसा हो जाएगा। देखिए अगर 1 2 3 ट्रिक से हम लोग पढ़े तो सभी संगीतकार जो होते हैं वाद्य वादक यानी बाजा बजाने वाले होते हैं? नहीं, सभी संगीतकार बाजा बजाने वाले नहीं होते, कुछ गाने वाले भी होते हैं। तो इसलिए इधर से रिजल्ट आएगा कुछ ही संगीतकार जो होते हैं। 1 2 3 ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करें। 1 2 3 ट्रिक का मतलब पहला दूसरा में पहले संबंध निकालना है। कुछ इधर से रिजल्ट आए, इधर से पढ़ेंगे तो सभी वाद्य वादक यानी सभी बाजा बजाने वाले संगीतकार कहलाएंगे। तो हाँ, जितने दुनिया में बाजा बजाने वाले हैं सभी को हम लोग संगीतकार कहेंगे। यानी इधर से रिजल्ट आया सभी। तो मैंने बताया था एक तरफ से कुछ, एक तरफ सभी रिजल्ट आए, तो एक ही चित्र ऐसा होता है ये वाला जो रिजल्ट दोनों दे सकता है। तो ऐसा किसमें है, इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केवल 2 शब्दों में भी संबंध निकाल लेंगे तो आराम से 1 2 और कभी कभी 3 विकल्प भी कट जाता है 2 ही शब्दों में संबंध निकालने से, क्योंकि हमें पता चल गया ऐसा चित्र तो जरूर रहेगा, क्योंकि ये दोनों शब्द ही बता रहे हैं कि एक इसमें ये वाद्य वादक भीतर, क्योंकि सभी वाले को भीतर लिखते हैं और कुछ वाले को बड़े वृत्त में यानी बाहर लिखते हैं। तो इतना कंफर्म था कि एक कुएं वाला चित्र बनेगा जरूर। तो कंफर्म हो गया कि सी हमारा कभी नहीं हो सकता, कंफर्म हो गया कि डी हमारा कभी नहीं हो सकता है। अब हमारा आंसर ए और बी में से ही होगा, यानी 2 शब्दों में संबंध पता करते ही 2 विकल्प कट गए। अब दूसरा तीसरा में संबंध अगर हम लोग निकालें, सभी वाद्य वादक यानी सभी बाजा बजाने वाले को वायलिन बजाने वाला कहा जाएगा? नहीं, इधर से आएगा यानी रिजल्ट कुछ, यानी कि कुछ बाजा बजाने वालों को, दुनिया में जितने बाजा बजाने वाले हैं उनके कुछ भाग को वायलिन वादक होते हैं, यानी कुछ भाग जो होते हैं वायलिन बजाते हैं। तो कुछ यहां से रिजल्ट आ गया। इधर से चेक करें
तो दुनिया में जितने वायलिन वादक हैं सबको बाजा बजाने वाला कहा जाएगा, तो हाँ, यानी दुनिया में जितने वायलिन वादक वायलिन बजाने वाले हैं उन्हें वाद्य वादक यानी बाजा बजाने वाला कहा जा सकता है। यानी इधर से कुछ इधर से सभी, तो यानी कि इन दोनों में भी कैसा चित्र बनेगा, तो ऐसा ही बनेगा। तो पहला वाला भी चित्र ऐसा ही था और इसमें भी ऐसा ही है। तो अब देखिए कुल मिला के ज्यादा रिसर्च न करते हुए समझिए कि ये चित्र सही है, डायरेक्ट हम इस पे बताते हैं। इसमें हो जाएगा आपका वायलिन वादक और उसके बाद वाद्य वादक और उसके बाद संगीतकार। देखिए सभी वायलिन वादक जितने दुनिया में सबको वाद्य वादक यानी बाजा बजाने वाला कहा जाएगा और जितने बाजा बजाने वाले हैं उनको संगीतकार कहा जाएगा। या भीतर से डायरेक्ट बाहर पहुंचे तो जितने वायलिन बजाने वाले हैं उनको भी संगीतकार कहा जा सकता है। जितना ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, न ही 1 2 3 ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रिक तभी लगाएगी जब कोई कठिन प्रश्न हो। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है ए, आंसर है ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जानवर जेबरा गैंडा। फिर से हमारा वही सा ट्रिक काम कर जाएगा यहाँ पे, हेडिंग विधि, क्योंकि यहां पर जानवर क्या हो गया, आपका हेडिंग हो गया और इस हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखा जा सकता है, जेबरा, गैंडा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी। अब ये बस देख लीजिए कि जेबरा और गैंडा में कोई संबंध है, तो नहीं है, यानी कि एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। हेडिंग विधि का मतलब एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो यहां पे फिर से हेडिंग विधि हमारा काम करेगा, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली क्या है, सार्वजनिक यातायात प्रणाली है, तो ये हेडिंग हो गया। अब हेडिंग जरूरी कि शुरू में ही रहेगा, बीच में भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। शब्दों को इधर उधर कर दीजिए, आंसर पे कोई असर नहीं आएगा। बस इधर लिख दीजिए, रेलगाड़ी उधर लिख दीजिए, चित्र हमेशा वही आंसर चित्र सही होगा। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली हेडिंग है और इसमें बस, रेलगाड़ी, ट्रक सब कुछ ही लिख सकते हैं, यानी एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। आंसर हो गया बी। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। फिर से हमारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या हो गया, हेडिंग हो गया और इसमें लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर कुछ भी लिख लीजिए। और कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं होता, कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं होता, यानी कि दूर दूर रहेंगे भीतर वाले। यानी ये हो गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और इसमें से कोई एक मोबाइल हो जाएगा, इसमें से कोई एक लैपटॉप हो जाएगा, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नागरिक, शिक्षित मनुष्य। नागरिक, शिक्षित मनुष्य। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो सिर्फ 2 ही शब्दों में पहले संबंध पता करिए, ताकि कम से कम 2 विकल्प तो कट जाए। तो सभी नागरिक शिक्षित होते हैं, नहीं, कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं। इधर से आया रिजल्ट कुछ, इधर से सभी शिक्षित नागरिक होते हैं, नहीं, कुछ ही शिक्षित नागरिक होते हैं। क्यों कुछ ही शिक्षित, क्योंकि कुछ शिक्षित लोग विदेशी होते हैं या किन्हीं अन्य देशों से आकर किसी देश में रहते हैं। तो इधर से भी कुछ शिक्षित लोग नागरिक होते हैं, यानी दोनों तरफ से कुछ कुछ हो गया। इतना कंफर्म कि ऐसा चित्र तो जरूर आना चाहिए और ऐसा चित्र इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, सी में भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब आंसर आपका या तो बी या तो डी में से ही सही होगा। अब ये पता चलेगा कैसे, जब हम लोग दूसरा तीसरा और पहला तीसरा में संबंध पता करेंगे। सभी शिक्षित मनुष्य होंगे और पहला तीसरा में देखें तो सभी नागरिक भी मनुष्य ही कहलाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। ये हो गया मनुष्य, इसमें हो गया किसी एक में शिक्षित और किसी एक में नागरिक। देखिए कुछ शिक्षित नागरिक होते हैं, कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं और सभी शिक्षित मनुष्य कहलाएंगे, सभी नागरिक भी मनुष्य कहलाएंगे। हमारा आंसर चला जाता है बी के साथ। आंसर हो गया बी। बर्तन, आभूषण, सिल्वर। बर्तन, आभूषण, सिल्वर। तो हमारा आंसर डायरेक्ट होगा ए। इसमें बीच में क्या होगा ये महत्वपूर्ण होता है, इधर इधर में कोई भी हो सकता है बचा हुआ शब्द। ऐसा जब जलेबी वाला चित्र बने तो इसमें बीच में क्या रखना है ये महत्वपूर्ण होता है। तो बीच में होगा सिल्वर, बीच में हो गया सिल्वर। अब इधर बर्तन
लिख सकते हैं हम लोग, और इधर लिख सकते हैं आभूषण। क्या कहानी बनेगी? तो कहानी बनेगा सिल्वर यानी चांदी का कुछ हिस्से से बर्तन बनता है, चांदी के कुछ हिस्से से आभूषण बनता है, और कोई बर्तन आभूषण नहीं कहलाता, कोई आभूषण बर्तन नहीं कहलाता। और सिल्वर का जो इधर कुछ हिस्सा बचा है ये सब कुछ, ये सिल्वर से और भी जो वस्तुएं बनती होंगी उनके लिए खाली छोड़ दिया गया है। आंसर हो जाएगा ये। देखिए कैमरा मेज फर्नीचर, कैमरा मेज फर्नीचर, तो इसमें और इस शब्द में संबंध समझ में आ रहा है हमें, क्योंकि सभी मेज, दुनिया में जितने मेज है वो किसके अंतर्गत आते हैं? फर्नीचर के अंतर्गत। जितने मेज है उसे आप क्या कह सकते हैं? फर्नीचर है। यानी इधर से रिजल्ट आए सभी, और दुनिया में जितने फर्नीचर है सभी फर्नीचर को मेज नहीं कहेंगे, फर्नीचर का कुछ ही हिस्सा होता है मेज। यानी इधर से रिजल्ट आए कुछ, यानी इतना कंफर्म है कि ऐसा वाला चित्र बनेगा, ऐसा वाला चित्र बनेगा जिसमें कि सभी वाला जो मेज शब्द है वो भीतर, और कुछ में जो बड़े वृत्त में बनता है फर्नीचर हो जाएगा बाहरी वृत्त में। तो ऐसा किसमें चित्र? दो ही शब्द में संबंध हमने पता किया। ऐसा न तो बी में दिख रहा है, न ए में दिख रहा है, और न डी में दिख रहा है। केवल दो शब्दों का संबंध से हमें पता चल गया कि ऐसा तो पहले मिल जाए तो उसके बाद तीसरा वाला शब्द वाला संबंध मिले। तो ऐसा पता चल गया इतने ही दो संबंधों से, दो शब्दों के संबंधों से कि हमारा आंसर सी ही होगा। यानी कुल मिला के ये है आपका मेज, यानी सभी मेज फर्नीचर कहलाते हैं, और फर्नीचर का कुछ हिस्सा मेज होता है। कुछ ही हिस्सा क्यों मेज होता है? क्योंकि टेबल भी, कुर्सी भी बहुत कुछ होता है। और ये क्या है आपका? तो ये है आपका कैमरा। तो कैमरा न तो फर्नीचर कहलाएगा न मेज कहलाएगा। आंसर हो गया बी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।